स्टार्ट। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर जो कि आपका इंग्लिश का रहने वाला है 10th सीबीएसई के लिए। और उस चैप्टर का नाम है, आपको देखने को मिल रहा है, डस्ट ऑफ स्नो। तो जो पोयम है उसको हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो मेन थीम जो पोयम का है वही यही है कि भाई आखिरकार किस तरीके से जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है एक सिनारियो को जब वो फील करता है एक पेड़ के नीचे। तो उन्हीं को पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पोएटिक डिवाइस को भी, मतलब कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उन सब सारी चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ समरी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक कर हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। बस इसको लिखा किसके द्वारा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था लेंचो के बारे में, लेटर टू गॉड, वहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर्स को राइट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लपेट देना है, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया उसी में स्टिक रहना है। आपका ओपिनियन पूछा है तो आप अपना ओपिनियन दोगे, राइटर की ओपिनियन पूछ रहा है तो राइटर की ओपिनियन देनी है, ठीक है। तो पोयम में क्या होता है? सिंपल सी बात है, सोचो कोई भी पोयम रहता है वो इमेजिनरी है कि आप किसी भी चीज को या किसी भी सिचुएशन को सोचकर वहां आप कुछ पोएटिक जो चीजें हैं वो निकल कर आती हैं। जैसे कहानी, कैसे कहानी है, कहानी पूरा आपको अगर कोई इंसिडेंट घटा है उन सब सारी चीजों को मिलाकर एक कहानी जो है वो एक तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी एक सिचुएशन को आप कहानी के तौर पर पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो है बेचारे का कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिन खराब हो जाता है, तो उसके बाद किस तरीके से चीजें जो है बदल जाती हैं और उसका आधा जो दिन है वो बच जाता है। तो ये है हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड, अगर देखा जाए इंग्लैंड में है, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक तरीके से रियलिस्टिक डिपिक्शन पर ज्यादा फॉलो करके चलते थे कि रियलिस्टिक पोयम पर एक बेस्ड हो जो लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सके। एक होता है ना, हवाएं बह रही हैं, एक प्यार मोहब्बत वाला लिख रहा है, ये है क्या, रियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए इनके पोयम जितने भी देखने को मिलेंगे वो आपको रियलिज्म या फिर रियलिस्टिक पर बेस्ड देखने को मिलेंगे। या फिर आपको बोला जाए कि जो यूजिंग देम टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम, देख रहे हो, या तो समाज से रिलेटेड या फिर कोई फिलोसफिकल थीम पर बेस्ड होगा। तो अगर कोई बोलेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरीके की थीम पर लिखना पसंद करता है, तो कॉम्प्लेक्स थीम पर, जहां पर चीजें जो है या फिर सोशल थीम पर या फिर आपको देखने को मिलेगा जो फिलोसफिकल थिंग पर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे की पॉइंट्स क्या क्या है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। की पॉइंट्स है हमारा, डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट बट अ पावरफुल पोएम है। क्या है? बहुत छोटा पोएम है, 8 लाइन का पोएम है, 2 स्टैंजा का पोएम है, लेकिन एक बहुत पावरफुल इंटेंशन के साथ लिखा गया है कि कोई भी अगर इंसान अपने जीवन में इस पल को या कोई भी अगर प्रेजेंट सिचुएशन को फील करता है तो वो अपनी सिचुएशन को या फिर अपनी सिचुएशन में से बाहर जो है वो निकल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है क्या, डस्ट जो स्नो एक पावरफुल पोएम है। द पोएम हाईलाइट्स हाउ इवन अ स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन क्रिएट अ डीप इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स मूड एंड आउटलुक। कि कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाए और उसकी वजह से उस पर्सन का जो पूरा मूड है वो बदल जाए और उसका जो दिन है वो अच्छा जाने लगे। अगर खराब है तो, अगर हो सकता है कि दिन बहुत अच्छा जा रहा हो, तो कोई अगर छोटा सा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका मूड पूरा खराब हो गया और आपका दिन बहुत गंदा चला गया, ठीक है। तो ये भी चीज है। इट कैप्चर्स, ये और क्या बताता है भाई, इट कैप्चर्स द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, कि अगर आप नेचर के साथ जुड़े हैं तो वो आपकी जो एक परेशानी है उसको हील करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि संत महात्मा सब कहाँ पर जाकर अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तपस्या करते हैं। कहाँ करते हैं? हिमालय वगैरह में, क्योंकि वहां शांति होता है। तो नेचर एक ऐसा चीज है जो कि एक तरीके से आपको हीलिंग पावर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हीलिंग पावर एंड एबिलिटी, और एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, के लाइफ के प्रति जो है पर्सपेक्टिव किस तरीके से आपका चेंज हो, देखने का नजरिया कैसे चेंज हो, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है। अगर आप अपनी नजरिया को चेंज कर लो तो एक तरीके से आपका जीवन भी बहुत ज्यादा सुधर जाता है। एक होता है कि बहुत हम कोई भी इंसिडेंट को बहुत अपने दिमाग में घुसा कर रखते हैं,
कि नहीं भाई मेरा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, आप उसको खुले विचार से नहीं देखते हो। लेकिन जब आप नेचर के साथ जुड़ते हो तो आप अपने ही खुल जाते हो और आप खुले विचार से सोचने लगते हो। तो इस पोयम में वही सब चीज बात किया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यूज अ वेरी सिंपल इमेजिनरी क्या इमेजरी फ्रॉम द नेचर, बहुत सिंपल इमेजरी जो है वो नेचर का इस्तेमाल किया। जैसे क्रो, अब क्रो का इस्तेमाल किया, देखते हो कौवा जो होता है, कौवा जो होता है उसको कभी भी अच्छा शुभ संकेत के रूप में हमारे समाज में नहीं माना जाता है कहीं भी। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री के जैसा, इसको हेमलॉक जैसा कि एक पॉइजन होता है उसी से हेमलॉक ट्री का नाम, उसका कोई काम नहीं रहता है, तो इसका मतलब वो भी एक तरीके से नेगेटिविटी का डिनोट कर रहा है। और एंड द फॉल ऑफ स्नो, और फॉल ऑफ स्नो भी एक तरीके से जो है वो, अब ठीक है भाई चलो फॉल ऑफ स्नो, लेकिन वो भी कोई इमेज डिनोट नहीं कर रहा है कि नहीं। तो एक तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, या फिर समाज में जिनको उतना तवज्जो नहीं मिलता, लेकिन इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल करके वो एक इंसिडेंट को बता रहे हैं जिसके वजह से उनका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो गया और उनका दिन जो है वो बच गया। टू कन्वे अ पावरफुल लेसन, इन तीनों का इस्तेमाल करके एक पावरफुल लेसन हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। हाउ अ स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आवर आउटलुक, कि हमें देखने का नजरिया कैसे बदला जा सकता है, देखने का नजरिया कैसे बदला उनका, वो अपने नजरिए के साथ हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एट द स्टार्ट द पोएट इज अपसेट, शुरुआत में जो पोएट रहते हैं वो अपसेट रहते हैं। बट द जेंटल फॉल ऑफ द स्नो इंस्टेंट जो इंस्टेंटली लिफ्ट हिज मूड, लेकिन जो बहुत आराम आराम से जो एक स्नो जो है जब गिरता है तो उनका मूड जो है वो थोड़ा सा बदलने का काम करता है, जो कि शुरुआत में वो अपसेट रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लपेट के नहीं लिखना है, देखो यहाँ पर वर्ड है बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट है, इमेजरी है, नेचर है, क्रू है, हेमलॉक है, तो इसको ऐसे नहीं कि जैसे तैसे करके लिखना है, एक सिंक्रोनाइज वे में लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बाय द एंड ही फील्स काम, उसके बाद अंतिम में अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि इन तीनों का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो अपनी मूड को अपलिफ्ट कर पाते हैं और एक ग्रेटफुल टू द नेचर, और हमेशा वो अपने नेचर के लिए अपना जो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि भाई आई एम ग्रेटफुल फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, कि वो दिन उनका बर्बाद चल जाता लेकिन अब जो है, अब चूंकि उनका मूड बदल गया, मूड अच्छा हो गया, तो एक तरीके से अब उनका दिन एक तरीके से बेकार नहीं जाएगा। तो हमें क्या है, हमें क्या छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन कि जब कुछ बड़ा होगा तभी हम एक तरीके से अपने आप को खुश रखेंगे। यहाँ पर एक भी ये भी मीनिंग निकल निकल के आ सकता है। अब देखो पोयम जो डिटेल में हम लोग देखते हैं, पहला स्टैंजा जो है वो क्या है हमारा, पहला स्टैंजा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ठीक है, बस ये चार लाइन है। इसका मतलब क्या है, इन दिस पोयम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ विंटर डे। सिंपल सी बात है भाई, अब स्नो के बारे में बात हो रहा है तो स्नो तो गर्मी में पड़ेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना सिंपल लैंग्वेज में बोला गया। तो अगर कोई ये आ गया तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि टॉक कर रहे हैं विंटर डे के बारे में। वेन ऑल द ट्री टॉप्स वेर कवर्ड विथ अ स्नोफ्लेक्स, कि सारा जो पेड़ रहता है वो एक तरीके से किससे कवर रहता है भाई, उसे किससे कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है। ठीक है, और जनरली आप विदेशों में जाओगे तो विंटर सीजन में जो है वो पेड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे फ्लेक्स टाइप में जो है स्नो जो है पड़ा हुआ रहेगा, अगर थोड़ा बहुत भी हिला डुला तो वो आराम से झरने के जैसा जो है नीचे स्नो गिरने लगता है। तो वही बोला गया, ठीक है, स्नोफ्लेक। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री, और जो पोएट थे वो एक स्नो कवर्ड ट्री का जो एक रास्ते के बगल में था, उसके उसके साथ ही साथ वो गुजर रहे थे आगे, तो वहां पर और वो ट्री का नाम क्या था भाई, दिस वॉज अ हेमलॉक ट्री। जिस रास्ते से गुजर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक तरीके से वो फील करा, वो कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री था, जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे। अब यहाँ पर द हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है, अगर आ गया सेपरेटली कि भाई व्हाट डू मीन बाय द हेमलॉक ट्री, तो द हेमलॉक ट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ अ पॉइजन, एक पॉइजन से रिलेट करते हैं। हेमलॉक का मतलब ही होता है पॉइजन। एंड टॉक्सिटी का मतलब जहरीला। ठीक है, एज अ पॉइजन नेम्ड हेमलॉक इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम इट, जैसे कि हेमलॉक है, हेमलॉक से ही पॉइजन शब्द का जो है इस्तेमाल मतलब डेरिवेशन जो देखने को मिलता है। तो एक तरीके से हमें क्या डिनोट कर रहा है कि एक पॉइजनस ट्री है और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक तरीके से वो खड़े थे या फिर वहां से गुजर रहे थे, तभी एक तरीके से क्या हुआ कि दिस ट्री कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनीथिंग पॉजिटिव, लेकिन ये ट्री किसी भी एंगल से पॉजिटिव डिनोट कर रहा है नहीं ना, ये कहीं भी तरीके से ये जो स्नोफ्लेक्स है, ये हेमलॉक जो ट्री है वो कहीं से कहीं
हेमलॉक ट्री जो है वो पॉजिटिविटी डिनोट कर रहा है, हाँ या ना? नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी है, क्योंकि पॉइजनस, पॉइजन के रूप में इसे माना जाता है, कोई काम का नहीं भाई, पॉइजन है। ठीक है, यहाँ पर however a crow came and sat down on this tree suddenly। तो एक कौवा जो होता है उड़ के आता है भाई, और एक डाली पर एक तरीके से बैठ जाता है जल्दी में, सडन में। कोई आएगा, मान लो कि कौवा आया सडन बैठा, तो वहां का जो भी स्नो फ्लेक्स है वो क्या होगा, बिखरेगा, और बिखर के फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड बिकॉज ऑफ हिज सडन मोशन की वजह से द मास ऑफ द स्नो फ्लैक, मतलब थोड़ा सा स्नो फ्लेक का जो मास है, मतलब वेट है, वो कहां से, फ्रॉम द टॉप फेल ऑन द पोएट लाइक अ रेन, और वो एक बारिश के जैसा उसके ऊपर पड़ा। अब जब भी ये उसके ऊपर पड़ा, तो सोचो कि उसका कुछ सोच रहा होगा, अचानक से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चला गया कि भाई ये क्या हुआ। अब उसको अच्छा फील होने लगा। अब मान लो कि तुम जा रहे हो रास्ते पर, अचानक से फूल की बारिश होने लगे, तो तुमको अपने आप ही अच्छा फील होने लगेगा। सेम चीज, चाहे तुम कितना भी मूड खराब क्यों ना हो, है कि नहीं? तो ये भी चीज है। द स्नो फ्लेक वेयर सो लाइट, इतना लाइट था, इतना मतलब पतला पतला था, दैट एंड स्मॉल दैट द पोएट थ्रू आउट या थॉट दे लुक्ड लाइक, white and immaculate dust particles, though usually not white। नहीं है कि स्मॉल पार्टिकुलर जो कुछ धीरे धीरे एकदम फ्लेक जैसा हवा में जैसे घूमते रहते हैं ना, छोटे छोटे अगर कण जैसा कुछ बात करे किया जाए, तो उसी के जैसा ही उनको फील हुआ कि यार हवा में आराम से जो है वो टहलता टहलता करके आ रहा है, उसके चेहरे पर लग रहा है कभी इधर गिर रहा है कभी इधर गिर रहा है। तो वो एक तरीके से एक पॉजिटिव थिंकिंग को जनरेट कर रहा है पोएट के अंदर। तो ये बात हो गया यहाँ पर। दिस इज अ सार ऑफ अ स्नेक, दिस सार ऑफ स्नो, जो स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोएम सिंस इट टच द पोएट इन सम वे। किसी न किसी तरीके से वो पोएट के हार्ट को टच किया, वो पोएट को जनरली उसके बॉडी को टच किया, या फिर बोला जाए उसके जो अपर पार्ट को टच किया। जब जो टॉप ऑफ द ट्री से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आया, तब उसे वो फीलिंग एक तरीके से उसकी सैडनेस को धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें कर दिया, उसको थोड़ा सा फ्रूटफुल एक जो उसका थिंकिंग में। अब जिसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसकी मूड एक तरीके से यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ। तो पहले स्टैंजा में हमें ये बताया गया कि किस क्या मोमेंट था, वो क्या किस तरीके से इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से जो पोएट का मूड है वो बदलने का जो एक पहला कदम है वो एक तरीके से हुआ। ठीक है, तो पहला कदम हमें समझ में आ गया। दूसरा कदम क्या है, हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंजिंग द मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। इसका अगर जनरल मीनिंग ये निकालोगे कि भाई जो ऊपर से गिरा वो हमारे जो मेरा दिल था उसको एक तरीके से छू गया, और दिल के छूने की वजह से मेरा जो आधा दिन बचा हुआ था जो बर्बाद हो जाता, वो ये बचने मतलब बर्बाद होने से बचा लिया। कौन सा, स्नो फ्लेक, और ये सब हेमलॉक ट्री, स्नो और जो क्रो था। क्लियर? तो यहाँ नाउ इन दिस सेकंड स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन एग्जैक्टली इन व्हाट वे द सार स्नोफ्लेक हैड इफेक्ट। उसमें तो ये बताया कि भाई क्रो, हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री, और साथ ही साथ कौन, बताओ, स्नोफ्लेक, है ना? ये तीनों चीजें कैसे हुई, स्नोफ्लेक। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली कि उसका मूड एग्जैक्टली चेंज हुआ कैसे, ही सेज दैट इट चेंज हिज मूड, कि यहाँ पर इसका मूड चेंज हो गया। अर्लियर ही हैड बीन अ डिस्पेयरिंग मूड, मतलब क्या, उसका मूड सैड था, खराब था। बट द सार ऑफ स्नोफ्लेक फॉलिंग ऑन हिम ऑल ऑफ द सडन ग्लैडेड हिज हार्ट, कि उसके दिल को मतलब एक तरीके से एक दिल में गुदगुदी सा कर दिया, गुदगुदी सा बोल सकते हैं, या फिर उसके दिल में खुशियों का जो है अंबार ले आया, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। इन एडिशन टू दिस देयर वाज अनदर इफेक्ट दैट अ सार ऑफ स्नोफ्लेक हैड ऑन द पोएट। एक तो भाई उसका दिल को छू गया, भाई दिल को उसको खुश कर दिया। एंड ही सेज अ पर्टिकुलर डे, दो चीज है, एक तो भाई हार्ट के बारे में बात हो रहा है कि उसका जो दिल है वो भाई एक तरीके से गदगद हो गया, और दूसरा है उसका जो हाफ डे जो था वो एक तरीके से खराब हो चुका था, अब वो एक तरीके से सही हो गया। तो सेकंड स्टैंजा पे दो चीजों पर फोकस, फर्स्ट स्टैंजा पर जैसे इन तीनों पर, सेकंड स्टैंजा पर हार्ट और उसका हाफ डे, कि उसका दिल जो है वो एक तरीके से खुशी से भर गया, और दूसरा कि हाफ डे है वो एक तरीके से बच गया। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड। अब उसके बाद उसने क्या डिसाइड करा, जब उसका दिल गदगद हो गया और थोड़ा सा सोचा कि अब आधा दिन जो है मेरा
बच गया भाई। इसका मतलब ही डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट द पर्टिकुलर डे, उस दिन वुड गो टू द वेस्ट। वो सोचा था शुरुआत में कि भाई दिन ये बर्बाद हो जाता, लेकिन वो दिन एक तरीके से किसके वजह से बचा, हेमलॉक, क्रो और स्नोफ्लेक की वजह से। ठीक है। हाउएवर द सार ऑफ द डस्ट लाइक अ स्नो ऑन हिज शोल्डर चेंज हिज माइंड, और जिसके वजह से उसका माइंड हो गया स्नोफ्लेक की वजह से चेंज हो गया। एंड इट मेड हिम फील दैट डे हैज नॉट बीन कंप्लीट वेस्ट। और उसको ये फील होता है अंदर से, अपने दिल से होता है कि भाई नहीं, आज मेरा दिन जो है वेस्ट नहीं हुआ है। जैसा हमने सोचा था कि बर्बाद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। एट लास्ट सम पार्ट ऑफ दैट डे, कि उस दिन का जो कुछ समय जो था, हैड बीन प्लीजेंट, एंड सिंस इट हैज बीन गिवन हिम अ न्यू एक्सपीरियंस दैट ही कुड ट्रेजर एज वेल एज द मटेरियल फॉर द अनदर वन ऑफ हिज वंडरफुल पोएटिक कंपोजिशन। और उसने उसी दिन सोचा था कि हम अपने पोएटिक कंपोजिशन के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो किसी बात को लेकर स्टिक मत रहिए। अगर आपके आसपास में नेचर है तो वहां पर आप जा सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाए, और उसके वजह से आप एक अच्छा जो बचा हुआ दिन है वो एक तरीके से बिता पाए। तो यही बात थी भाई, कुल मिलाकर ये हमारा क्रो है। ठीक है, ये नेगेटिविटी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, स्नो भी है, स्नो भी कुछ खास चीज को डिनोट नहीं कर रहा, और हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री या पॉइजन ट्री के रूप में ही माना जाता है। तो हमें देखिए दोनों स्टैंजा में अलग अलग चीजें बात की गई। हम लोग उसमें भी हार्ट के बारे में नहीं बात बोल सकते हैं, उसमें डे के बारे में नहीं बोल सकते हैं। वहां पर बस तीनों चीज की इंसिडेंट हुआ कैसे, यहाँ पर एक इंसिडेंट की वजह से इम्पैक्ट कैसे हुआ, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। तो दोनों स्टैंजा के बीच में बेसिक डिफरेंस ही है। हमें ऐसा नहीं है कि इसका वाला पार्ट उसमें, इसका वाला पार्ट उसमें, वो काम नहीं करना है। ठीक है, अब देखो थीम क्या है। यहां तो हमें समझ में आ गया भाई, सिंपल सी बात है कि दोनों स्टैंजा में बेसिक डिफरेंस क्या था। अब पहले स्टैंजा में क्या था, इंसिडेंट के बारे में। दूसरे स्टैंजा में उस इंसिडेंट की वजह से उसका, उसके लाइफ पर या उसके दिन पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके हार्ट पर क्या पड़ा, या उसका दिन जो है वो बच गया। क्लियर। थीम क्या है, थीम यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तो आप लोग क्या बोलोगे, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। सबसे पहला जो इसका थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको नहीं ये आएगा तो आप लोग क्या लिख दोगे कि भाई नेचर कैन चेंज आवर मूड। लेकिन इससे अच्छा क्या कि नेचर हैज अ हीलिंग पावर। हीलिंग पावर अपने आप ही एक पूरे सेंटेंस में आपको जान डाल देगा। तो हीलिंग पावर ऑफ द नेचर मतलब नेचर कैन अपलिफ्ट ह्यूमन स्पिरिट, जज्बा को, इन मोस्ट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड वे, अलग अलग तरीके से। मान लो अचानक से तुम पहाड़ में जा रहे हो, पहाड़ में अचानक से बहुत जोर से हवा आई, तो वहाँ अलग तरीके का एक्सपीरियंस आएगा। अचानक से तुमने एक खूबसूरत पेड़ देखा, मतलब इधर इधर भी झाड़ था, इधर भी झाड़ था, बीच में खूबसूरत पेड़, इसमें फूल लगे हुए हैं, तो अलग तरीके से आपका एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि नेचर, जो नेचर से जुड़े रहिए, और नेचर से जुड़े रहिएगा तो आपका एक तरीके से हीलिंग पावर ज्यादा अच्छा होगा। सिंबोलिज्म क्या था भाई, सिंबोलिज्म क्रो था, हेमलॉक ट्री था, डस्ट ऑफ स्नो। अगर कोई बोलेगा कि क्रो क्या ऑफन सिंबलाइज करता है, डार्कनेस ऑफ इल ओमेन का, है ना, डार्कनेस को, अंधेरा को डिनोट करता है। हम लोग देखते हैं कि कौवों को, कि कौवा अगर मान लो तुम्हारे छत पर आ गया तो बोलोगे यार आज लगता है दिन खराब होगा, कुछ ऐसा लगता है, तो डार्कनेस को दिखा रहा है। बट हियर इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ जॉय। लेकिन यहाँ पर क्या डिनोट किया गया इनके द्वारा, सोर्स ऑफ जॉय के जैसा। उसने, वो आया पेड़ पर बैठा, तब एक तरीके से स्नो फ्लेक्स जो है उसके शोल्डर पर गिरा। तो वहां पर अगर बोलोगे कि यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज यूज्ड अ क्रो लाइक अ सोर्स ऑफ जॉय। क्लियर, सबसे पहली बात। दूसरा देखो क्या है, हेमलॉक ट्री सिंबल या सिंबल ऑफ सॉरो एंड नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी का डिनोशन है कौन, एक तरीके से हेमलॉक ट्री। लेकिन येट इट गिव्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, लेकिन उसने क्या दिया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिया। समझ में आया। तो यहाँ पर दोनों चीज कंपेयर करना है कि लोग समाज में क्या उसको देखते हैं, और पोएट किस तरीके से उसको कन्वे कर रहा है मीनिंग को। दूसरा, तीसरा है डस्ट ऑफ स्नो, एक स्मॉल सीमिंगली अनइम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, स्नो इंपॉर्टेंट थिंग नहीं होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसके वजह से उस पर ग्रेट इंपैक्ट पड़ा। तो ग्रेट इंपैक्ट हैज गिवन फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री गिव्स हिम अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एंड जो क्रो है बिकम्स अ सोर्स ऑफ जॉय। जैसे किसी का श्राद्ध वगैरह होता है, हाँ उसमें भी तो जब खाना निकालते हैं तो कौवे को अलग से दे देते हैं। तो वो भी हमारे समाज में है कि श्राद्ध में जो कौवा है, या फिर आप देख लो जब
किसी का बॉडी वगैरह जलाया जाता है, तो अगर वहां से आ जाओ ना तो कौवा जो है वहां पर जरूर आएगा। तो नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है उसको, तो जनरल। लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं, इसका मतलब कि हर बुरी चीज सबके लिए या सब जगह बुरी नहीं होती। किसी बॉडी को जलाते हैं तो पीछे क्यों देखेंगे यार? इसलिए नहीं देखते क्योंकि अब वो जीवन से चला गया, तो फिर से आप घूमकर उस बातों को याद नहीं करना चाहते, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हम मरे हुए इंसान जब किसी को जला के आते हैं तो हम पीछे नहीं मुड़ते, वैसे कुछ होता नहीं है अब। लेकिन जनरली वो थिंकिंग है हिंदुइज्म में कि नहीं देखना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे देखो हिंदू जिसका देख ही लेते हैं, जैसे किसी ने मान लो कि अस्थि भाई जो ज्यादा क्लोज है वो देख ही लेता है। वैसे जनरली वहां से लोग उठते ही तभी जब पूरा एक तरीके से जल जाए, ठीक है, हिंदू धर्म में। वैसे मुस्लिम्स में अगर उनको तो वो जाते हैं उनके कब्र पर। अगर क्रिश्चियन में देखो उनके भी आपको देखने को मिलेगा, जो जहाँ पर उनको दफनाया जाता है वहां पर एक तरीके से जाते हैं। तो सब जगह होता है ऐसे, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है इवन अ ग्लूमी सिचुएशन कैन लीड्स टू अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिज्म। मतलब क्या कि कोई ग्लूमी सिचुएशन भी, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो आपके पक्ष में नहीं है, तो वो आपको एक तरीके से बदल सकता है। उसके बाद अगर कुछ एक्सपीरियंस की वजह से वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस ला सकता है। चेंज ऑफ मूड के बारे में बात किया गया, ठीक है। द पोएम इम्फसाइज मतलब जोर डालना, हाउ पर्सपेक्टिव कैन शिफ्ट इंस्टेंटली, कि आप इंस्टेंटली कैसे अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखकर। समझ रहे हो? अभी अचानक से तुमने देख लिया वहां पर कीचड़ है तो आपका मन दूसरे तरीके हो गया, अगर वहां फूल देख लिया तो आपका मन अलग हो गया। देख रहे हो? एक हरा भरा पेड़ देख लो, एक सूखा पेड़ देखो, दोनों में थिंकिंग का बहुत फर्क होता है। सिंपल सी बात है। तो आपका क्या है, आप जोर किस पर्सपेक्टिव को दे रहे हो, आप किस तरीके से अपनी पर्सपेक्टिव या अपनी सोचने की चीजों को बदल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई बोलेगा थीम क्या क्या भाई, तो हीलिंग पावर बता रहा है, सिंबोलिज्म में क्रो, हेमलॉक और डस्ट ऑफ स्नो को किस तरीके से बता रहा है वो मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। मैसेज अगर देखा जाए तो दिस पोएम कन्वेज द मैसेज नथिंग इन लाइफ, दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, कि कुछ भी जीवन में छोटा नहीं होता। अगर कोई भी चीज छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, अगर वो आपको जीवन में चेंज करने की कोशिश या जीवन के पर्सपेक्टिव को चेंज करने में मदद कर रहा है, इसका मतलब वो भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। इवन अ ट्रिवियल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ, ठीक है। इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ, सिचुएशन डू चेंज फॉर अ बेटर, कि अगर आप सही से पॉजिटिवली अगर लाइफ में चीजों को लोगे तो वो आराम से आपकी लाइफ को बेटर करने में मदद करेगा। इवन अ स्मॉल हेल्प और अ गुड जेस्चर वी डू फॉर द अदर कैन मेक अ लार्ज डिफरेंस, कि एक इंसान, जैसे कभी देखो कि एक इंसान है, मान लो कि एक जो अच्छे से चल नहीं पा रहा, ठीक है, अगर उसको आपने रोड क्रॉस कराया तो आपको अच्छा फील होगा, है ना। अपने रोड क्रॉस करा के आप यहाँ से यहाँ ले गए, इसका मतलब जब आप उसको ले जाओगे ना तो आपके मन में एक अलग तरीके का फीलिंग आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ नेचर की हेल्प से पोएट अपने आप को मोटिवेट कर पाए, ठीक है। अब देखो जो डीपर सेंस को देख सकते हो, बाकी ये वाला चीजें जो है वो हमने बता रखी है, इसमें एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी लिटरेरी डिवाइस जो वो क्या क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है कि राइम जो स्कीम है, अगर कोई बोलेगा राइम स्कीम क्या इस्तेमाल हुआ है, ए बी इसका मतलब होता है कि जैसे ए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है फिर बी का, मतलब मान लो कि एप्पल लिख दिए, ठीक है, एप्पल बियॉन्ड ऐसे करके, एप्पल बियॉन्ड ऐसे ऐसे करके अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यार राइम स्कीम हमारा ए बी सी डी, एक होता है ए बी सी वैसे अलग अलग होता है। तो बस आप याद रखना कि इसमें राइम पोएम ए बी सी डी इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी जो है विजुअल इमेज है इसमें, है ना, यहाँ इमेजरी भी इस्तेमाल हुआ है भाई। अगर बोलेगा लिटरेरी डिवाइस कौन हुआ है, इमेजरी क्यों, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है यहाँ पर चीजों को, महसूस करके इमेजिन कर रहा है। लाइक अ क्रो शेकिंग अ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ द स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट हाईलाइट द नेचर इम्पैक्ट ऑन द मूड। तो ये चीज अगर लिख दिया, ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया, बोला कि भाई बताओ कि इसमें एक तरीके से विजुअल इमेज जो या फिर कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, इमेजरी। अगर कभी भी आप इमेजिन करते हो चीजों को और उसके वजह से कोई इंपैक्ट पड़ता है, देन दैट पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज इमेजरी, ठीक है।
दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। जैसे एग्जांपल है हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, देख रहे हो इनिशियल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इनिशियल, यहाँ सेव्ड यहाँ पर है सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट आ गया। इनिशियल का बार बार अगर क्लोजली जो है रिपीटेशन हो रहा, यहाँ पी छोड़ दो, यहाँ ये देखो सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर क्या हैज गिवन, तो अगर इस तरीके से आया क्लोजली एक दो वर्ड छोड़ के, एक एक दो छोड़ के, अगर सेम कॉन्सोनेंट का आ रहा है उसको एलिट्रेशन, बहुत बार पूछा गया कि इसमें भाई ये दे देगा, बोलेगा ये वाला एक पोयम का लाइन दे दिया, दो तीन लाइन, बोलेगा भाई इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, एबीसीडी, तो आपको बोल देगा राइम स्कीम हुआ है, या फिर आपको मान लो कि मैजरी हुआ है, या एलिट्रेशन हुआ है, या सिंबोलिज्म हुआ है, तो आप लोग क्या बोलोगे एलिट्रेशन। जहां पर रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल 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 जो कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटेशन अगर एक लाइन में दो तीन बार एक ही बार हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने एप्पल वॉच एप्पल नो, ऐसे करके कुछ कुछ भी बोल दो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एप्पल वॉच एप्पल नो, तो ए, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है ना, क्या ये वॉवेल है, यहाँ फंस मत जाना, क्योंकि ये क्या है वॉवेल है, जहां कॉन्सोनेंट रहेगा वहीं पर, ठीक है, जहां कॉन्सोनेंट रहेगा वहीं पर आप एलिट्रेशन। सिंबोलिज्म का मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिंबॉलिक तरीके से पेश किया जा रहा है, यहाँ पर सिंबोलिज्म में तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया जिसको जिसका इस्तेमाल करके वो उस पोयम को पूरा किया जा रहा है। कौन कौन सा, क्रो, मतलब स्नोफ्लेक्स और हेमलॉक ट्री। मतलब अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली सीम्स एज अ नेगेटिव, सिंबलाइज द सॉरो एंड द डेथ, ना डेथ को भी वो एक तरीके से सिंबलाइज करता है, बट आर यूज टू शो हाउ इवन ग्रीम एलिमेंट ऑफ द नेचर कैन अपलिफ्ट द मूड। तो यहाँ वही सिंबल किया गया है कि एक ग्रीमी एलिमेंट जो कि उसको बोला जाता है कि यह मरते वक्त वो मंडराता रहता है कौआ, या फिर एक पॉइजनस ट्री है, एक पॉइजन ट्री है, वो एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से सिंबलाइज किया गया है। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म मतलब कोई एलिमेंट का अगर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कहीं पे मान लो कि रिवर का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सब चीजों में आप क्या बोलोगे भाई, क्या हुआ है, सिंबोलिज्म हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इन्वर्जन किसको बोलते हैं, इन्वर्जन किसको बोलते हैं, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट अ राइम, ठीक है, जैसे ऑफ द पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन, जैसे कि इन स्टैंजा 1 द पोएटिक डिवाइस इन्वर्जन इज यूज्ड, कहां स्टैंजा 1 में। क्यों भाई, यहाँ पे क्या बोला गया, देखो कि अगर व्हेन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को अगर चेंज किया जाए तो क्रिएट अ राइम, एक राइम क्रिएट करने के लिए, जैसे कि राइम क्रिएट करने के लिए कैसे भाई, स्टैंजा 1 में देखो कहां गया स्टैंजा 1, यहाँ पर द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक राइम है ना, राइम जैसा लग रहा है कभी आप, हाँ क्रो स्नो, तो ये सब क्या लग रहा है, एक राइमिंग वर्ड मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर सेंटेंस ऐसे चेंज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे भाई, आप कितना भी तरीके से बनाओ, क्या दिक्कत है, लास्ट में जैसे हाँ 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 आराम से, बस राइम मिलना चाहिए, वो एक राइमिंग से आपको पढ़ने से पता चलेगा वो राइम बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। लेकिन वो चेंज किया है भाई टू एक राइम पोएटिक लाइसेंस को देने के लिए, ताकि एक पोएटिक फील आ सके, ठीक है। इंजैम्बमेंट क्या होता है भाई, इंजैम्बमेंट द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि द लाइन ऑफ स्टैंजा फ्लो टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन, अगर उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, जैसे दिस पोएम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोएटिक डिवाइस, it is used throughout the poem and the line of a stanza flows to the next line without any punctuation, बिना कोई पंक्चुएशन के, बिना कोई पंक्चुएशन के अगर फ्लो करते जाए, एक रहता है ना जिसमें इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बहुत सारे लगे, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं, डायरेक्टली बोला गया एक सेंटेंस के जैसा गया, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इंजैम्बमेंट, ठीक है। मेटाफर का मतलब अ डस्ट ऑफ स्नो, मेटाफोरिकली कंपेयर्स अ स्नोफ्लेक, है ना, अ डस्ट ऑफ स्नो को किसे कंपेयर किया गया, स्नोफ्लेक, एंड सिंबलाइजेस अ स्मॉल बट अ मीनिंगफुल इवेंट, तो उसको हम मेटाफर, कि किसी भी चीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को स्नोफ्लेक ऑफ डस्ट से, देखो डस्ट ऑफ स्नो को जस्ट उल्टा कर दिया, स्नोफ्लेक ऑफ डस्ट, ठीक है, सिंबलाइज स्मॉल छोटा है लेकिन एक मीनिंगफुल इवेंट है, क्लियर।
अब अगर देखा जाए साइनोकोडेक क्या बोलते हैं, द वर्ड हार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोएट इंटायर इमोशन। हार्ट का मतलब क्या, जो भी चीज सोच रहा था, अब वो बहुत कुछ सोच रहा होगा, लेकिन सिर्फ हार्ट को डिनोट करने का मतलब सारी फीलिंग को वो अपने दिल से, बस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल, अभी वहां क्या था, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाला क्या था, एलिट्रेशन। यहाँ पर अगर एसोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, एग्जांपल ओ साउंड इन, जैसे सुक डाउन ऑन मी, देख रहे हो, सुक ओ, डाउन ओ, ऑन, इसका मतलब क्या हो गया, एसोनेंस। तो एसोनेंस और जो एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ये सब थोड़े बहुत कुछ कुछ आपको याद रखने, जो कि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। डिफिकल्ट वर्ड कुछ कुछ है, तो आप डिफिकल्ट वर्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो है, सुक डाउन का मतलब क्या होता है, सुक डाउन मतलब टू कॉज समथिंग फॉल बाय शेकिंग। सुक डाउन का मतलब कि कोई चीज जो है वो आपने हिलाया डुलाया और उसकी वजह से जो है वो गिरा, ठीक है। उसके बाद हेमलॉक, अ टाइप ऑफ अ ट्री व्हिच ब्रांच आर पॉइजनस, सिंबल ऑफ सैडनेस और नेगेटिविटी। गिव हार्ट का मतलब मेक हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मूड, अ स्टेट ऑफ माइंड, अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माइंड। देख रहे हो, मतलब ये चीज पोएम में लिखा गया है, लेकिन जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये लिखना है, so, इसको मीनिंग लिखना है। सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे टू मेक द डे बेटर, टू रेस्क्यू द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड ऑन द, वेस्टेड इन ग्लूम और रिग्रेट, कि रिग्रेट में, पछताने से, मतलब आधा दिन वो पछता पछता के बिता देता, उससे अच्छा है कि वो अब इसका मूड चेंज हो गया, तो ये चीज लिख सकते हैं। र्यूड का मतलब रिग्रेट करना, या फिर किसी, यार मेरा दिन बर्बाद हो गया, फील सैड और डीपली सैड, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। और इसमें जो चीजें हैं वो आप लोगों को देखो, यहाँ पर समरी इसीलिए मैंने लिखा है ताकि आप जो वर्ड है वो अपने लैंग्वेज में तो लिखो, लेकिन आपको उसमें जो मेन मेन जो आपको पोयम का जो वर्ड है वो आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आप मार्क्स आपको बढ़िया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। हो सकता है कि अगर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश करेंगे, नहीं तो हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोगों को कल पता चल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। धन्यवाद।